नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। जब आप फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो देखते होंगे कि फ़्लाइट टेक ऑफ करने से पहले एयर होस्टेस आपको समझाती हैं कि सीट बेल्ट पहन लें, मोबाइल बंद कर दें या इमरजेंसी में क्या करें और क्या न करें। पता है क्यों? इसकी दो वजह हैं। पहली, अगर आप नए यात्री हैं तो इन जानकारियों को समझ लें, सावधानियां बरतें, और अगर आप कई बार सफ़र कर चुके हैं तो इन सावधानियों को जानें और आप भी अलर्ट रहें। ऐसी ही हमारी आज की खबर भी है, हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो है हनी ट्रैप। अगर आप इस प्रेम जाल के बारे में नहीं जानते हैं तो आज जान लें और सावधान हो जाएं, और अगर जानते हैं तो भी अलर्ट रहें, क्योंकि ये ऐसा माया जाल है जो जब तक हम समझते हैं तब तक हम इसमें फंस चुके होते हैं। लेकिन आखिर क्या है ये हनी ट्रैप? आइए पहले ये जानते हैं। रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच अचानक एक शख्स को कुछ इस तरह अनजान नंबरों से व्हाट्सएप आया, और जब इन मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया गया तो और थोड़ी देर बाद एक वीडियो कॉल भी आया, और ये वीडियो कॉल जैसे ही उठा, हैरान और परेशान करने वाला कॉल, क्योंकि सामने एक खूबसूरत सी लड़की अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो कॉल कर रही थी। यही है हनी ट्रैप का पहला जाल, और देश भर में रोजाना इस तरह के जाल न जाने कितनों पर फेंके जाते हैं। अब आप इस वीडियो वाली लड़की के साथ इंगेज होते हैं तो समझिए आप फंस चुके हैं, और अगर आप कॉल काटते हैं तो बार बार इसी तरह की कॉल आती रहेगी। अगर आप इस तरह के कॉल में इंगेज हो जाते हैं तो हो सकता है दूसरी तरफ आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग जारी हो, और फिर इसी वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा सकती है, और हो सकता है कि आपकी वीडियो वायरल भी की जा सकती है। यानी कि चारों ओर से बदनामी की कहानी। ऐसी कई घटनाएं देश भर में घट चुकी हैं। दरअसल ऐसे न जाने देश भर में रोजाना कितने लोग इस जाल में फंसते हैं। कुछ तो बदनामी के डर से पैसे देकर मामले को दबा देते हैं, कुछ इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि बदनामी के डर से वो किसी से कुछ बताए या नहीं, पुलिस या कानून की मदद ले भी तो कैसे। हालांकि इस खेल का दूसरा पहलू ये भी है कि जो लोग पुलिस की मदद लेते हैं, पुलिस भी उनकी बहुत ही कम मदद कर पाती है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सब किया जाता है। ये साइबर अपराधियों का नया मॉड्यूल है। पिछले काफी वक्त से देश भर में ऐसे मामले बढ़े हैं। अपराध का ये ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है। इनका शिकार होने से बचिए और जानकारी शेयर करके दूसरों को भी बचाइए। ईटी नाउ स्वदेश। तो ये हनी ट्रैप काफ़ी तेज़ी से हमारे देश के नौजवानों को और कई लोगों को अपने ट्रैप में ले रहा है। कैसे समझें कि जब कोई कॉल आपको आ रहा है तो वो हनी ट्रैप है या नहीं, कैसे इससे बचें, इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ अनुज अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ के चेयरमैन भी हैं। अनुज, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब एक अननोन नंबर से आपको एक फ़ोन आ रहा है, अब वो फ़ोन आप रिसीव करें न करें। कई बार जब हम ये फ़ोन रिसीव करते हैं तो इस तरह का जो हनी ट्रैप जैसा जो मामला है वो बढ़ता चला जाता है। कैसे समझें, कैसे बचें? पहली सलाह क्या होगी? देखिए, जब भी आपको वीडियो कॉल आए और वो अनजान नंबर से है, अननोन नंबर से है, तो आप उसे अवॉइड करें, कॉल को बंद कर दें। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे उस व्यक्ति से बात करना आवश्यक है, मान लीजिए आप मार्केटिंग जैसे किसी प्रोफेशन में है जहां पे अननोन नंबर से आपको कॉल लगातार आती रहती है, या आप मेडिकल प्रोफेशनल है, डॉक्टर हैं, तो आप नॉर्मल कॉल उस नंबर पे वापस करें। वीडियो कॉल से बचें, क्योंकि जब ये वीडियो या कोई भी कॉल अगर आपकी चल रही है और उसके बीच में वीडियो शुरू करने की रिक्वेस्ट आती है, आप उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि अननोन नंबर से जब भी कोई वीडियो कॉल आपको आ रही है उसके पॉर्न कॉल में कन्वर्ट हो जाने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस पर बड़े स्केल पर रैकेट के रूप में ये काम कर रहा है, और काफी बड़ी संख्या में लोग और हर तबके के, हर सोशल स्टेटस के, हर इनकम स्टेटस के लोग इसमें फंस जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ही इसमें सिर्फ फंसते हैं। तो इसलिए वीडियो कॉल को अवॉइड करें अननोन नंबर से। अगर उस नंबर पे बात करनी है, उस कॉल को कट करके उस पर नॉर्मल कॉल करें।
करेक्ट। तो यानी वीडियो कॉल से बचना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है तो उससे बचें। एक बहुत बड़ा जो मुद्दा रहता है वो रहता है स्टिग्मा का। लोग आमतौर पर जब ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं तो वो चर्चा कम से कम करते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कैसे इस बात को आगे बढ़ाया जाए। कई लोग जो हैं जब वो पुलिस के पास जाते हैं तब भी उसका समाधान नहीं मिलता। मैं ये जानना चाहता हूं कि पुलिस के लिए या साइबर सिक्योरिटी सेल्स जो हैं हमारे पुलिस की, वो कितनी सक्षम हैं इस तरह के केसेस को पकड़ने के लिए, ताकि लोगों में ये भरोसा लौटे और अगर इस तरह के मामले में वो फंसे तो वो पुलिस के पास जाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये कार्यक्रम रखा। इससे लोग जागरूक होंगे। इसमें शर्माने या घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि समाज के इनकम के किसी भी स्तर का व्यक्ति इसमें फंस सकता है, अननोन, अनजाने में, रात में, दिन में, कभी भी। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के मैटर में फंस जाता है तो उसको पुलिस की मदद जरूर लेनी चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए और पुलिस के पास जाना चाहिए। इसमें ब्लैकमेल होकर आप कितना भी पैसा देते चले जाएंगे, वो मांग कभी खत्म नहीं होगी। वो शुरुआत थोड़े अमाउंट से 20, 25, 30,000, 40,000, 50,000 से होगी, और लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगी। तो आप इस ट्रैप में अगर एक बार फंसते हैं तो ये ना सिर्फ फाइनेंशियली आपको ड्रेन करेगा, बट आपको इमोशनली भी ड्रेन करेगा। तो अगर आप कभी ऐसे मैटर में फंस जाते हैं, सबसे पहले अपने परिवार के नजदीकी लोगों से इसके बारे में चर्चा कर लें कि वो आपसे ये गलती हो चुकी है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। और उसके बाद आप जरूर साइबर सेल में जाएं। हमारे पास इस समय अगर हम देश में देखें तो कई मेथड हैं जिसमें आप पुलिस के पास जा सकते हैं। आप फिजिकली अपने नियरेस्ट थाना या चौकी में जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी cybercrime.gov.in पर इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, जहां पर ये जो वेबसाइट है वो होम मिनिस्ट्री द्वारा संचालित है और सभी स्टेट्स में ये काम करती है। आप वहां से अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। उसमें अश्लील और महिलाओं के प्रति किए जा रहे अपराधों के लिए अलग से एक कैटेगरी भी बनी हुई है, क्योंकि ये गंभीर किस्म के अपराध हैं जिसमें व्यक्ति ना सिर्फ फाइनेंशियली बट इमोशनली भी ड्रेन होता है। तो आप वहां भी शिकायत कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड हैं, आप इसको इस्तेमाल करके पुलिस के पास जाएं। निश्चित रूप से पुलिस इसमें आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेगी और मदद होती है। इसमें स्टिग्मा वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्रकार की गलती है और इस प्रकार के मैटर काफी सामने आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो व्यक्ति स्वयं इसमें इंडल्ज हो जाते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि सामने वाला जो कॉलर है वो अश्लील हरकतें कर रहा है, जैसे कि आपने भी बताया प्रोग्राम के शुरू में, और आप अगर उसको उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो उससे बचना है और पुलिस के पास जाना है। पुलिस निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। चलिए, तो यानी पुलिस पर भरोसा रखें और इस तरह की कोई भी समस्या होने पर जाया जा सकता है। अनुज जी, ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहां से इस तरह के जो फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर जो इश्यूज़ या जो मुद्दे आ रहे हैं, जैसे ये हनी ट्रैप जैसा मामला है, इसको कम से कम किया जा सके, रोका जा सके? आपको लगता है कि चाहे वो सरकार की तरफ से हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी तरफ से कोई कदम उठाए जा सकते हैं? क्या हो सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा बात कही। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो मैटर है वो स्टेट का है, और ये जो साइबर क्राइम होते हैं वो इंटर स्टेट होते हैं। ज्यादातर अपराधी इस बात का फायदा उठाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप दिल्ली या बॉम्बे स्टेट में हैं, तो वो हो सकता है तमिलनाडु, झारखंड या किसी दूसरे स्टेट से साइबर अपराधी आपको टारगेट कर रहे हैं। उनको पता है कि पुलिस को दूसरे स्टेट में ऑपरेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए सरकार ने, भारत सरकार ने कोऑर्डिनेशन एजेंसीज बनाई हैं विद इन दी होम मिनिस्ट्री, साइबर क्राइम के कोऑर्डिनेशन के लिए खास तौर पे बनाई है, और वो इंटर स्टेट काम कर रही है, इंटर स्टेट पुलिस को कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रही है। बट यस, साइबर क्राइम का जो मैटर है उसको बाय लॉ सेंट्रल एजेंसी ही देखे, और वो सेंट्रल एजेंसी हर स्टेट में ऑपरेट करने के लिए फ्री हो। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने कहीं ना कहीं एक जो उनको एक पावर दी गई है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट होगा, उससे आगे बढ़ के देखना चाहिए। जब इस प्रकार का संविधान बना था और पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उस समय साइबर क्राइम जो कि इंटर स्टेट होता है वो इतनी ज्यादा वो था ही नहीं। 1947 में जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ और 1950 में जब ये लागू हुआ, तब साइबर क्राइम जैसी कोई चीज थी ही नहीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई क्राइम आएंगे। लेकिन आज 2022 में
इस तरह के क्राइम बहुत बड़ी संख्या में, उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और करीब करीब हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से इससे पीड़ित या प्रभावित है। उसके परिवार या रिश्तेदारी में कहीं हो रहा है, दोस्तों में हो रहा है। तो अब हमें आवश्यकता है कि हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट की जगह पूरे कंट्री के माध्यम से देखें। साइबर क्राइम के मामले में, जिसमें खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध हैं, यौन अपराध हैं या फाइनेंशियल क्राइम्स भी हैं, तो साइबर के माध्यम से जो भी अपराध हो रहे हैं उनको हमें कंट्री के माध्यम से, देश के माध्यम से देखना पड़ेगा। स्टेट के माध्यम से देखने में अपराधियों को अपर हैंड मिलता है, उनको फायदा हो रहा है। बिल्कुल, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था अनुज जी, अभी कि नेशनल लेवल की एक एजेंसी होनी चाहिए, जैसा आप भी रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़रूरत है। सवाल ये है कि कितना पॉसिबल है, कितना आसान है सरकार के लिए इस तरह की एक एजेंसी बना पाना। हम लोगों को ये सलाह ज़रूर दे सकते हैं कि वो कैसे केयरफुल रहें। जो आपने भी बात कही यहाँ पर, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब सरकार से मदद लेने की बात आती है तो सरकार के लिए कितना आसान है कि वो एक नेशनल लेवल की एक एजेंसी बनाए ताकि ये सारे मामले जो हैं वो नेशनल लेवल पर सॉल्व हो सके। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं संविधान की प्रक्रियाओं में फंसने वाली बात है, क्योंकि संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि कुछ सेंट्रल एजेंसीज हैं, जैसे सीबीआई है, एनआईए है, वो काम कर रही हैं, लेकिन वो बहुत ही विशिष्ट प्रकार के अपराधों में और स्टेट गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं मर्जी से काम करती हैं। लेकिन वो तो मुझे लगता है प्री ऑक्युपाइड है, उनके पास ऑलरेडी सफिशिएंट वर्क है। इस प्रकार के मामले के लिए अभी केंद्र सरकार ने कोऑर्डिनेशन एजेंसीज और सेंटर्स बनाए हैं विद इन होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर में, लेकिन उनको कोई विशेष पावर नहीं है कि वो जाके इन्वेस्टिगेट करें। तो मुझे लगता है ये समय आ गया है कि जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर इसमें कोई प्रॉपर कानूनी प्रोविजन करें जो संविधान सम्मत हो, और ऐसी एजेंसी बनाएं जो साइबर क्राइम के लिए पूरे कंट्री में इन्वेस्टिगेट करने के लिए डेडिकेटेड हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक्स्ट्रा ऑलरेडी जो एजेंसी चल रही है उसके ही कोई छोटा मोटा विंग बना दिया, 150 लोगों को उसमें रख दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज देश में नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स की संख्या लाखों करोड़ों तक पहुंच रही है। उसको देखने के लिए हमें स्टेट के अंदर भी बहुत डेडिकेटेड तरीके से अपनी फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, ट्रेन करना पड़ेगा। जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्स है वो साइबर क्राइम के मामलों में उतनी ट्रेंड नहीं है, और कहीं ना कहीं अपराधी अपराध के रोज नए नए तरीके निकाल रहे हैं। तो उनको लगातार और बहुत अच्छे स्तर की ट्रेनिंग देनी है और एक केंद्रीय एजेंसी स्थापित करनी है जिसको ये पावर हो कि साइबर क्राइम की शिकायत मिलने पर वो इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन कर सके। जैसे कि अगर आप देखिए, झारखंड का एक क्षेत्र है जो कि साइबर क्राइम के लिए बड़ा मशहूर है, उस पर एक मूवी तक बन चुकी है। तो वो वहां के जो लोग हैं वो झारखंड में ही खाली अपराध नहीं करते हैं, वो पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में अपराध करते हैं, लोगों को शिकार बनाते हैं। अब अगर लोकल थाने में, राजस्थान में या हिमाचल में कहीं शिकायत होती है, तो अगर सेंट्रल एजेंसी हो तो वो शिकायत को लेकर तुरंत जहां पर भी उनको लगता है अपराधी हैं या हो सकते हैं, वो इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। एक स्टेट की पुलिस को बाकायदा वहां पर जाना पड़ता है, और ये बहुत ही आर्डुअस टास्क है, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसका फायदा अपराधियों को मिल जाता है। तो सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जो अपनी ब्रांचेस जगह जगह बनाए, और जहां पर भी अपराधियों के होने की संभावना है उनकी लोकल ब्रांच तुरंत उस पर कार्रवाई करे, तब इन पर प्रभावी लगाम लगाई जा सकेगी। अदरवाइज ये बढ़ता जाएगा, और लोग, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, आज डिजिटल पेमेंट है, आज लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं, और ये हमारे देश के विकास में बड़ी आवश्यक है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें फंसते जाएंगे और ये अपने आप में एक ट्रैप बनता जा रहा है। बिल्कुल अनुज जी, वही मैं आपसे आखिरी सवाल पूछने वाला था, क्योंकि डिजिटल पेमेंट की आपने बात की। यहाँ हनी ट्रैप जो हमारा आज का मुद्दा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, जिस पे बहुत सारे लोग जो हैं इस समय प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन डिजिटल तो बन रहा है इंडिया, आगे हम बढ़ रहे हैं, और सिर्फ हनी ट्रैप ही नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कई तरह के लोगों को हो रही हैं, क्योंकि वो ये सारे डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल मीडियम को आगे बढ़ा रहा है। आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्या
सलाह आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, उन लोगों को जो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल उनके लाइफ में एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है? कैसे सेफ रहना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए और कौन से रूल फॉलो करने चाहिए जब आप डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं तब? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। डिजिटल एटिकेट्स हमें अप्लाई करने चाहिए। ओटीपी जो कि बैंक्स आपको पेमेंट को ऑथराइज करने के लिए भेजते हैं या वॉलेट आपको भेजते हैं, उसको कभी भी किसी भी स्थिति में किसी को भी शेयर नहीं करता है। बैंक कभी आपसे नहीं पूछते हैं। किसी भी अननोन व्यक्ति से किसी प्रकार का ऐप डाउनलोड ना करें। वो ऐप एक प्रकार का रैट होते हैं जिससे आपके फोन की विजिबिलिटी क्रिमिनल के पास पहुंच जाती है और वो आपके ओटीपी या दूसरी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। कभी भी आपको कोई धमकी भरा संदेश आ रहा है या जैसे बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली कट जाएगी, ऐसे मैसेज आ रहे हैं या आपका कार्ड बंद हो जाएगा, आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, बैंक की वेबसाइट पर जाएं, बिजली विभाग की वेबसाइट पर जाएं, वहां दिए गए फोन नंबर या ईमेल से अपनी ओर से कॉल करें। वहां से आने वाली कॉल की हम बिजली विभाग से बोल रहे हैं आपकी बिजली कटने वाली है, तुरंत पेमेंट करा दीजिए या अपनी ओटीपी शेयर कर दीजिए, उस पर कभी ध्यान ना दें। अपनी ओर से हमेशा फोन करें। इन 3 या 4 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो फाइनेंशियल और सोशल फ्रॉड से आप काफी हद तक बच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने आज कही यहाँ पर। डिजिटल एटिकेट बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जब आप डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं तो कैसे आप बिहेव करें ताकि न सिर्फ आप फाइनेंशियली सेफ रहें बल्कि किसी भी तरह के हनी ट्रैप से भी बचे रहें।